Hello friends, I am Dhani Ramdal. Welcome in online agriculture e-platform. Friends, today our topic is water requirements and irrigation. और आज के अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे व्हाट इज वाटर रिक्वायरमेंट। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट वाटर रिक्वायरमेंट फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉप और अ प्लांट। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इरिगेशन एंड व्हाट इज इरिगेशन रिक्वायरमेंट एंड हाउ टू कैलकुलेट इरिगेशन वाटर एंड उसके अलावा अपने बात करेंगे व्हेन इरिगेशन मतलब इरिगेशन कब अपने को देना चाहिए, उसका राइट टाइम क्या है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ इरिगेशन की बात करेंगे और एंड में अपने बात करेंगे जो इरिगेशन के रिसोर्सेज है इंडिया के अंदर उनका, और उनमें से कुछ ऐसे अपने मेथड्स की भी बात करेंगे जो ट्रेडिशनली यूज किए जाते थे। यानी अपनी कंप्लीट वाटर रिक्वायरमेंट और इरिगेशन से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट है उन सब का अपने डिस्कस करेंगे। इसके लिए अपने को ऑलमोस्ट 4 या 5 लेक्चर की नीड पड़ेगी। तो सबसे पहला जो अपना ये लेक्चर है इसके अंदर अपने बात करेंगे वाटर रिक्वायरमेंट, है ना। सिंपली वाटर रिक्वायरमेंट क्या है। देखो, वाटर रिक्वायरमेंट को अगर मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको बताना चाहूँ, वाटर रिक्वायरमेंट को अगर मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताना चाहूंगा आपको, तो देखो, जब अपने किसी क्रॉप को ग्रो करते हैं, जब अपने किसी क्रॉप को ग्रो करते हैं, उस क्रॉप को ग्रो करने से लेकर उसकी हार्वेस्टिंग तक उसको जितनी वाटर की डिमांड होती है, यानी जितने पानी की उसको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, उसको अपने वाटर रिक्वायरमेंट बोल देते हैं। जब आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में पानी देते हैं तो उसका आपको फील्ड प्रिपरेशन करना है, यानी सबसे पहले खेत की तैयारी करने के लिए पानी देना पड़ेगा। फील्ड प्रिपरेशन के बाद आप सीड या प्लांट सीड सॉविंग करेंगे या प्लांटिंग करेंगे, उसके बाद लगातार उसको वाटर की नीड पड़ेगी और हार्वेस्टिंग तक उसको वाटर की नीड पड़ेगी। जब ये आप पानी सप्लाई करोगे तो अब आपको क्या देखने को मिलेगा, कुछ पानी है जो लीच डाउन हो गया है, कुछ पानी है वो पार्कोलेट हो गया है, सॉरी सीपेज हो गया है। जैसे मान लो कि ये पानी का कोई सोर्स था, इससे अपने इस फील्ड के अंदर पानी लेके आ रहे थे, तो इस चैनल से कुछ पानी सीपेज हो गया, कुछ पानी है पार्कोलेट या लीच डाउन हो गया है। अपने फील्ड में आने के बाद भी कुछ पानी तो नीचे गया है, मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ है, नो डाउट, इसमें किसी तरह का कोई डाउट ही नहीं है। डाउनवर्ड मूवमेंट तो हुआ है पानी का। उसके अलावा कुछ इवोपरेशन भी हुआ है। और जब अपने प्लांट ने जब अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए पानी एब्जॉर्ब किया है, उसमें से बहुत सारा जो पानी है वो ट्रांसपायरेशन से भी लॉस हुआ है। अब देखो, ये सारा का सारा पानी अपने को अप्लाई करना पड़ेगा, ये सारा का सारा वाटर अप्लाई तो करना पड़ेगा। हालांकि इसमें बहुत सारा जो वाटर है, हालांकि इसमें जो बहुत सारा वाटर है उसका लॉस हो रहा है, चाहे वो लीचिंग से हो रहा है, चाहे वो सीपेज से हो रहा है, चाहे वो पार्कोलेशन से हो रहा है, चाहे इवोपरेशन से हो रहा है, चाहे ट्रांसपायरेशन से। बट ये हो क्यों रहा है, जब हम फील्ड के अंदर किसी क्रॉप को हार्वेस्टिंग स्टेज तक पहुंचाने के लिए या उसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए दे रहे हैं, तो साथ साथ में ये पानी लॉस होगा। इसको अपने मिनिमाइज तो कर सकते हैं बट खत्म नहीं कर सकते हैं, इसको जीरो नहीं कर सकते हैं। तो ये जितना पानी आपने खर्च किया है वो सारे का सारा ही किसमें आ जाता है, वाटर रिक्वायरमेंट में आ जाता है। ये तो मैंने अभी एक बार आपको सिंपल बताया है। पहले हम यहाँ पर डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, उसके बाद में फिर से मैं दोबारा से इस डेफिनेशन को रिपीट करता हूं और प्रॉपर आपको फिर बताता हूं। ठीक है, ये एक बेसिक आपको आइडिया दिया है। द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर, दैट टोटल अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय ए क्रॉप, मतलब पानी की वो मात्रा जो फसल को चाहिए, द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय क्रॉप फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स सॉविंग अप टू पीरियड ऑफ हार्वेस्टिंग। यानी किसी फसल को सोविंग से लेकर उसकी हार्वेस्टिंग तक उसको जितनी पानी की नीड होती है, चाहे वो पानी लॉस, चाहे उस वाटर का लॉस हो रहा है, चाहे वो वाटर है वो प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज आ रहा है, ये सारा ही इस जो ये टोटल जो वाटर है लॉस वाला प्लस दूसरा कौन सा जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में काम आ रहा है, इनका जो वाटर का सम है वही क्या कहलाएगा, वाटर रिक्वायरमेंट। एक डेफिनेशन। दूसरा मैं यहां पे बोलूं, the total amount of water needed to meet the water losses through evapotranspiration. This quantity of water required by a crop varies from crop to crop and sowing harvesting period depending upon the capacity of soil to retain water.
अब देखो मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन ये बताई, बट ये सेकंड डेफिनेशन इतनी मतलब अच्छी नहीं है। फर्स्ट डेफिनेशन पे ही चलना है। किसी क्रॉप को सोविंग से लेकर उसकी हार्वेस्टिंग तक जो भी टोटल वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो वाटर लॉस हो रहा है, किससे, लीचिंग से हो रहा है, सीपेज से हो रहा है, इवोपरेशन हो रहा है, ट्रांसपायरेशन हो रहा है, या फिर वो प्लांट के काम आ रहा है, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के काम आ रहा है, तो ये जो टोटल सम है इसको अपने क्या बोल देते हैं, वाटर रिक्वायरमेंट बोल देते हैं। ये वाटर रिक्वायरमेंट जो क्रॉप टू क्रॉप है ये अलग होती है, सॉइल टू सॉइल चेंज हो जाती है, मैनेजमेंट प्रैक्टिस के हिसाब से भी इसमें कुछ ऊपर नीचे अपने को देखने को मिलता है, और बहुत जैसे अपने इरिगेशन अप्लाई करते हैं उसका जो मेथड अपने काम में ले रहे हैं उसके हिसाब से भी ये वेरियस हो सकती है। यानी जो वाटर रिक्वायरमेंट है उसको बहुत सारे फैक्टर है वो इफेक्ट डालते हैं, वो अपने बाद की बात है, लेकिन ऑलमोस्ट आपको वाटर रिक्वायरमेंट पता हो जाना चाहिए ना। अगर अब मैं आपको एक सिंपल डेफिनेशन देना चाहूं वाटर रिक्वायरमेंट की, तो सिंपल डेफिनेशन क्या दूंगा, आप इसको ध्यान से सुनिए। आवर ऑल द वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप बेस्ड ऑन सॉइल मॉइस्चर कंडीशन। ठीक है, सॉइल मॉइस्चर कंडीशन के हिसाब से किसी क्रॉप को जो टोटल वाटर की रिक्वायरमेंट होती है उसे ही अपने क्या बोलते हैं, वाटर रिक्वायरमेंट बोलते हैं। तो आप किसी भी तरह से बहुत सारी तरह की डेफिनेशन दे सकते हैं, ठीक है, बहुत तरह की डेफिनेशन दी जा सकती है। जैसे मैंने यहां पे एक और मेंशन की है, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट इज द वाटर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स फॉर इट्स सर्वाइवल, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड प्रोड्यूस इकोनॉमिक पार्ट। ये भी अच्छी डेफिनेशन है, अगर इकोनॉमिकली देखें तो बहुत अच्छी डेफिनेशन है ये। क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट्स इज द वाटर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स फॉर इट्स सर्वाइवल, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक पार्ट। एक डेफिनेशन आप ये ध्यान में रखिए, एक डेफिनेशन ये ध्यान में रखिए। अगर आपको दो डेफिनेशन आती है तो आपके लिए ये सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये वाटर रिक्वायरमेंट की डेफिनेशन थी जो मैंने आपको क्लियर कर दी है। और आगे बढ़ते हैं अपने, अभी पहले इस लेक्चर के अंदर वाटर रिक्वायरमेंट ही अपना चलने वाला है, काफी लंबा टॉपिक है। अब बात आती है क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल लॉसेस लाइक। अब देखो जो वाटर रिक्वायरमेंट्स है, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट्स है, उसमें जो पानी अपने जब अप्लाई करते हैं किसी रिसोर्सेज से फील्ड में, तो रिसोर्सेज से जब तक वो फील्ड में पानी जाता है तो उसमें बहुत सारा जो पानी होता है उसका अपना लॉस होता है। तो कौन कौन से जो लॉसेस है वो वाटर रिक्वायरमेंट्स के अंदर रखे गए हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं ट्रांसपायरेशन लॉस थ्रू लीव्स, है ना, ट्रांसपायरेशन लॉस थ्रू लीव्स, जो पत्तियां हैं उनके थ्रू जो ट्रांसपायरेशन जिसको अपने वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। सेकंड वन, इवोपरेशन लॉस थ्रू द सॉइल सरफेस इन क्रॉप एरिया। इवोपरेशन से जो लॉस हो रहा है वो भी इंक्लूड है। ट्रांसपायरेशन के लिए हम टी लेंगे क्योंकि आगे इक्वेशन लिखेंगे, ये काम आएगी चीजें। इवोपरेशन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, यहां पर ई यूज करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। थर्ड, अमाउंट ऑफ वाटर यूज बाय प्लांट, अमाउंट ऑफ वाटर यूज बाय प्लांट, ठीक है, वाटर यूज बाय प्लांट WP लिखेंगे। फॉर इट्स मेटाबॉलिज्म दीज दे three components cannot be separated so easily। देखो अमाउंट ऑफ वाटर यूज बाय प्लांट, है ना, जो पानी की जो अमाउंट है, वाटर की जो अमाउंट है जो प्लांट के द्वारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी में काम में ले रहे हैं वो भी अपने इसमें इन्वॉल्व करेंगे। ये लॉसेस में नहीं आएगा ना, ये तो इन्वॉल्व होगा इसमें। दीज थ्री कंपोनेंट्स, तीन कंपोनेंट्स कौन से, टी, E और WP कैन नॉट बी सेपरेट सो इजिली। इन तीनों को अलग करना बहुत मुश्किल है, ये तीनों होने ही होने वाले हैं। जब आप फार्म पे वाटर अप्लाई करेंगे तो इवोपरेशन भी होगा, ट्रांसपायरेशन भी होगा, और प्लांट है वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए वाटर यूज करेगा, ठीक है। Hence the ET loss is taken as crop water use और crop water conjunctive use, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, हेंस दिस। ET का मतलब क्या हो गया, इवो ट्रांसपायरेशन, इवोपरेशन प्लस ट्रांसपायरेशन दोनों को मिला के अपने क्या बोल देंगे, ET, इवो ट्रांसपायरेशन। लॉस इज टेकन मतलब इस लॉस को अपने लेते हैं क्रॉप वाटर यूज, क्रॉप वाटर यूज में लेते हैं, और क्रॉप वाटर कंजप्शन यूज, क्रॉप वाटर कंजप्शन यूज ही मानते हैं इसको। इवोपरेशन और ट्रांसपायरेशन को क्रॉप के जो कंजप्शन है या क्रॉप वाटर कंजप्शन है उसके अंदर ही इंक्लूड किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इसको सेपरेट करना मुश्किल होता है, इसको अलग नहीं किया जाता, इन तीनों को अलग नहीं कर सकते हैं।
इसलिए अपने इवोपरेशन और ट्रांसपायरेशन, या मैं बोलूं इवो ट्रांसपायरेशन को अपने जो प्लांट यूज कर रहा है अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के, तो इन तीनों को मिला के अपने क्या बोल देते हैं, क्रॉप वाटर कंजप्टिव यूज बोल देते हैं, क्रॉप वाटर कंजप्टिव यूज बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें अदर एप्लीकेशन लॉसेस आर कन्वेनियंस लॉस, पार्कोलेशन लॉस, रन ऑफ लॉस एक्सेट्रा। यानी इसको अपने किससे शो करेंगे, WL से करेंगे, वाटर लॉस। ये लॉस रन ऑफ से हुआ है, लीचिंग से हुआ है, पार्कोलेशन से हुआ है, सीपेज से हुआ, तो इसको इसमें रख लेते हैं जो अदर लॉसेस है। ठीक है, नेक्स्ट है द वाटर रिक्वायर्ड फॉर स्पेशल पर्पज, वाटर रिक्वायर्ड फॉर स्पेशल पर्पज, जिसको अपने WSP से नोट करेंगे। किससे करेंगे, अपने WSP से नोट करेंगे। लाइक पडलिंग ऑपरेशन, पडलिंग ऑपरेशन, प्लाविंग ऑपरेशन, लैंड प्रिपरेशन, लीचिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर द पर्पज ऑफ द वीडिंग, फॉर डिजोल्विंग द फर्टिलाइजर एंड केमिकल एटसेट्रा। ये भी वाटर रिक्वायरमेंट के अंदर आएगा। वाटर यूज फॉर स्पेशल पर्पज, जिसको अपने WSP बोलेंगे, WSP बोलेंगे। तो ये भी अपने किस में रखेंगे, वाटर रिक्वायरमेंट्स में रखेंगे। अब देखो वाटर रिक्वायरमेंट में क्या आ रहा है, ट्रांसपायरेशन आ रहा है, इवोपरेशन आ रहा है, उसके अलावा WP यानी वाटर यूज इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आ रहा है, उसके अलावा WL आ रहा है, वाटर लॉस, जैसे लीचिंग से है, रन ऑफ से है, पार्कोलेशन से है, सीपेज से है, और उसके अलावा WSP आ रहा है। WSP का मतलब क्या होता है, वाटर यूज इन स्पेशल पर्पज, वाटर यूज इन स्पेशल पर्पज। ये सारे ही वाटर रिक्वायरमेंट के अंदर आते हैं। देखो T का मतलब पहला पॉइंट था ट्रांसपायरेशन में, E का मतलब इवोपरेशन अपना सेकंड पॉइंट था, और थर्ड पॉइंट अपना कौन सा था, वाटर यूज बाय प्लांट यानी WP। उसके अलावा WL यानी वाटर लॉस फोर्थ पॉइंट था, और WSP वाटर यूज इन स्पेशल पर्पज या स्पेशल प्रैक्टिस, जैसे पडलिंग है, प्लाविंग है, फील्ड प्रिपरेशन है, या फिर हम फर्टिलाइजर को सोल्यूबल बनाने के लिए, या फिर वीडिंग पर्पज से, किसी भी पर्पज से जब आप कोई क्रॉप लगाते हैं तो कुछ उसमें स्पेशल प्रैक्टिस होती है। उन स्पेशल प्रैक्टिस को करने के लिए अगर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है तो उसको वाटर रिक्वायरमेंट्स के अंदर ही अपने रखा जाएगा। तो ये सब मिलाकर क्या है, एक तरह से वाटर रिक्वायरमेंट है। अभी अपने नेक्स्ट इक्वेशन पे जाएंगे, ध्यान रखना है आपको। The crop water requirements varies from plant to plant, from crop to crop, and depend on agroecological variation and crop factors। देखो यहां पे एक मैंने साथ में लाइन मेंशन की, क्या मेंशन किया है, द क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट्स वेरियस फ्रॉम प्लांट टू प्लांट, प्लांट टू प्लांट वेरियस हो सकती है, क्रॉप टू क्रॉप वेरियस हो सकती है, उसके अलावा एग्रो इकोलॉजिकल जो इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से अलग हो सकती है, क्रॉप के कैरेक्टर पर अलग हो सकती है, सोइल कंडीशन पे अलग हो सकती है, ये अपने आगे डिस्कस करेंगे। अब अपने ये अगर चारों चीजें दिमाग में आ गई है तो अब अपने इक्वेशन की तरफ चलेंगे। वैसे आप इक्वेशन बना सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे बता दिया कि वाटर जो रिक्वायरमेंट है उसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड है, वाटर रिक्वायरमेंट है उसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड है, इवोपरेशन, ट्रांसपायरेशन, वाटर यूज बाय प्लांट, वाटर लॉस एंड वाटर यूज इन स्पेशल पर्पज, ये सारे इसके अंदर इंक्लूड है वाटर रिक्वायरमेंट के। तो सिंपली यहां पर देखो इक्वेशन क्या हो जाएगी, WR का मतलब है वाटर रिक्वायरमेंट, T का मतलब है ट्रांसपायरेशन, E का मतलब है इवोपरेशन, WP का मतलब है वाटर यूज बाय प्लांट, WL का मतलब है वाटर लॉसेस, और WSP का मतलब क्या होता है यहाँ पर वाटर यूज इन स्पेशल पर्पज या स्पेशल प्रैक्टिस कह सकते हैं अपने यहाँ पे। ट्रांसपायरेशन प्लांट से होता है, इवोपरेशन फिजिकल सरफेस से होता है, WP जो प्लांट है अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंदर जो वाटर यूज कर रहा है, WL का मतलब है वाटर लॉस, जैसे रन ऑफ है, लीचिंग है, पार्कोलेशन है, सीपेज है, ये आ जाता है, और WSP का मतलब क्या होता है यहाँ पर, WSP का मतलब होता है वाटर यूज इन स्पेशल पर्पज। जैसा मैंने आपको बताया फील्ड प्रिपरेशन है उसके लिए जो वाटर चाहिए वो भी वाटर रिक्वायरमेंट पे आता है। अगर कहीं अपने को वीड कंट्रोल करने के लिए चाहिए तो वो भी वो इसी में आएगा। अगर हमें जैसे राइस के अंदर हम पडलिंग करते हैं तो पडलिंग के अंदर जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो भी इसके अंदर आने वाला है। या फिर हम फर्टिलाइजर दे रहे हैं ताकि वो वाटर के साथ अपने पानी दे दे, तो वाटर दे दे तो या इरिगेशन दे दे तो वो सोल्यूबल हो जाएगा।
इस पर्पज से भी दे रहे हैं तो भी वाटर रिक्वायरमेंट है। कहने का मतलब आप अपने क्रॉप में किसी भी तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट चाहिए तो उसको अपने वाटर रिक्वायरमेंट में, अब मैं वो लास्ट में मैं शुरू में जो बात बता रहा था वो अब मैं आपको बताता हूं। जैसे ही आपने ये फील्ड था इसको तैयार करना शुरू किया, पहले प्लाविंग करेंगे उसके लिए पानी देना पड़ेगा, ये आपने पानी देना स्टार्ट किया है ना, ये वाटरिंग आपने स्टार्ट की, उसके बाद आपने सॉविंग की, सॉविंग के बाद वो फसल की ग्रोथ का पीरियड था, अब अपने इससे हार्वेस्टिंग हो गई। तो जब आपने फील्ड प्रिपरेशन से लेकर हार्वेस्टिंग के बीच में जितना भी वाटर दिया है वो वाटर रिक्वायरमेंट्स है, वो क्या है, वाटर रिक्वायरमेंट्स का पार्ट होगा। समझ में आगे कहानी, सिंपल जो मैंने आपको समझाया। अब अपने इस वाटर रिक्वायरमेंट को और क्या लिख सकते हैं, देखो यहां पे इरिगेशन रिक्वायरमेंट प्लस ईआर, ईआर का मतलब होता है इफेक्टिव रेनफॉल। देखो यहां पे दिया आईआर, इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स प्लस इफेक्टिव रेनफॉल प्लस एस, एस का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ग्राउंड वाटर टेबल, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ग्राउंड वाटर टेबल। अब देखो यहां वाटर रिक्वायरमेंट्स, मान लो किसी क्रॉप को वाटर रिक्वायरमेंट है 1000 लीटर, कितनी है 1000 लीटर, हमने लिख ली 1000 लीटर है। ये वाटर रिक्वायरमेंट हम देखो जितनी बारिश होगी, जितनी बारिश होगी, मान लो बारिश हुई 100 लीटर है ना, सिंपली जितनी बारिश होगी ठीक है, उसके अलावा हमारी सॉइल में चाहे वाटर लेवल की वजह से या पिछली क्रॉप में जब हमने पानी दिया था उसका जो मॉइस्चर है, उसके रेजिड्यूस है, यानी पहले की नमी उसमें कुछ बरकरार है, पहले कुछ सॉइल के अंदर है जिसको हम एस बोल रहे हैं ना, यहां देखिए एस, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ग्राउंड वाटर टेबल, ये मान लो 50 लीटर है, 150 लीटर यहां से आ गया, बाकी कितना बचा 850 लीटर, 850 लीटर हमें आर्टिफिशियल अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये अपना कितना आ गया 1000, तो ये अपना वाटर रिक्वायरमेंट हो गया ना। देखो अब यहां पे आईआर आ गया यानी इरिगेशन रिक्वायरमेंट, तो मुझे आपको ये बताना पड़ेगा इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या है। पहले तो इरिगेशन क्या होता है, देखो जब आप किसी फील्ड में या कहीं पर भी फार्मिंग करते हैं, तो फार्मिंग करते हैं तो वहां क्या होता है कि रेनफॉल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही हो जरूरी नहीं है, ठीक है, रेनफॉल सफिशिएंट हो ये भी कोई जरूरी नहीं है, तो आप रेन के डिपेंड होकर, रेन पर डिपेंड होकर अच्छा प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल वाटर अप्लाई करना पड़ेगा, जैसे केनाल से देना पड़ेगा या लेक से देना पड़ेगा या पॉन्ड से देना पड़ेगा या रिवर से देना पड़ेगा, कैसे भी करके आप वाटर की व्यवस्था करोगे। ये नेचुरल तो नहीं है, नेचुरल तो रेनफॉल है, तो रेनफॉल को छोड़ के हमें आर्टिफिशियल भी एप्लीकेशन देना पड़ेगा, तो ये आर्टिफिशियल वाटर का एप्लीकेशन होता है, ये इरिगेशन कहलाता है। तो इरिगेशन की सिंपल डेफिनेशन क्या होती है, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर इज नोन एज इरिगेशन। तो यहाँ पे वाटर रिक्वायरमेंट में हमें खेत में जितना पानी चाहिए, पानी कहाँ चाहिए, जो मतलब एक तरह से पेट फॉर्मूला वो तो ये है, पानी कहाँ कहाँ चाहिए, ट्रांसपायरेशन में चाहिए, इवेपोरेशन में चाहिए, वाटर यूज इन प्लांट यानी प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए चाहिए, वाटर लॉस लीचिंग से, रन ऑफ से, वो भी सब इसी में इन्वॉल्व होगा, उसके अलावा वाटर फॉर स्पेशल पर्पज वो भी इसमें इन्वॉल्व होगा, ये तो है वाटर रिक्वायरमेंट। बट वाटर रिक्वायरमेंट है उसको फिल कैसे किया जाता है या फुलफिल कैसे किया जाता है, पूरा कैसे किया जाता है, जितना रेनफॉल हो गया ठीक है, जितना सॉइल में पहले मॉइस्चर था वो भी ठीक है, उसके अलावा जितना बच गया वो आपको कैसे देना पड़ेगा, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन से देना पड़ेगा। ये तीनों चीजें मिलकर उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर देती है। तो हम फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं, ये भी वाटर रिक्वायरमेंट के लिए बढ़िया फॉर्मूला है, ये भी वाटर रिक्वायरमेंट के लिए क्या है, सही फॉर्मूला है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब मैं आपको तीसरा फॉर्मूला वाटर रिक्वायरमेंट का बताना चाहूं, तो तीसरा फॉर्मूला है वाटर रिक्वायरमेंट का कंजप्टिव यूज, वाटर लॉसेस एंड WSP। पिछली स्लाइड याद करिए यहां पे, तब जाके आपको समझ में आएगा। मैंने बताया था इवोपरेशन, ट्रांसपायरेशन और WP, इवोपरेशन, ट्रांसपायरेशन और WP। WP का मतलब क्या, वाटर यूज बाय प्लांट। इन तीनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता है, ये तीनों अपने एक साथ ही हमेशा काम में लेते हैं। इन तीनों को साथ में मिला के अपने कंजप्टिव यूज बोलते हैं, इन तीनों को साथ में मिला के अपने क्या बोलते हैं, कंजप्टिव यूज बोलते हैं। ये तीनों चीजें होनी है फील्ड पे, आप इनको नहीं चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको मिनिमाइज कर सकते हैं, इवोपरेशन को है, ट्रांसपायरेशन का चेक नहीं कर सकते हैं।
तो अब वाटर रिक्वायरमेंट में इन तीनों को मिला के हमने क्या बोला, कंजप्टिव यूज या वाटर कंजप्टिव यूज बोला ना पीछे हमने। तो इन तीनों को मिलाकर अगर हमने कंजप्टिव यूज बोला है, इन तीनों को मिलाकर अगर हमने कंजप्टिव यूज बोला है, तो इन तीनों की जगह हम एक वर्ड लिख लेते हैं, बाकी दोनों सेम के सेम लिख देते हैं। तो ये भी किसका फॉर्मूला हुआ, वाटर रिक्वायरमेंट का ही फॉर्मूला हुआ। तो ये तीन फॉर्मूले हैं वाटर रिक्वायरमेंट के। यहां पीछे वाली स्लाइड समझनी बहुत जरूरी थी। क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट इंक्लूड क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड होती है, इवोपरेशन, ट्रांसपायरेशन, वाटर यूज बाय प्लांट, वाटर लॉस एंड वाटर यूज इन स्पेशल पर्पज। ये 5 चीजें इन्वॉल्व होती है और इन पांचों से ही हमने यहाँ पे ये 3 इक्वेशन खड़ी कर दी है, यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये 3 इक्वेशन आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं, यहाँ पे हमने एक और फॉर्मूला दिया है कंजप्टिव यूज। देखो कंजप्टिव यूज, वैसे कंजप्टिव यूज हमने बोला किसको, इक्वेशन आप खुद ही बना लीजिए, इवोपरेशन, ट्रांसपायरेशन एंड वाटर यूज बाय प्लांट, इन तीनों को मिला के हमने कंजप्टिव यूज बोला। तो इन तीनों से ये फॉर्मूला बन गया जो आपके सामने है, ये जी कंजप्टिव यूज का फॉर्मूला। तो ये 4 इक्वेशन सीधी सीधी एग्जाम में पूछ ली जाती है। ये जो 4 इक्वेशन है ये सीधी सीधी आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है, जो मैंने आपको यहां पर बता दी है। तो इनमें किसी तरह के मेरे हिसाब से कंफ्यूजन वाली बात आपके दिमाग में नहीं बची होगी। मेरे हिसाब से मैंने सफिशिएंट वे से इसको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये कहानी समझ में आ गई होगी। ये 4 फॉर्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए। नेक्स्ट जो स्लाइड है ये अपने को शो करी है, द फॉलोइंग फीचर विच मेनली इन्फ्लुएंस द क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट्स। ये जो मेजर 4 जो फैक्टर है, ये मेजर जो 4 फैक्टर है, ये क्या करते हैं, जो वाटर रिक्वायरमेंट है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं, उस पर इफेक्ट डालते हैं। ये 4 फैक्टर कौन कौन से, एक क्रॉप फैक्टर है, दूसरा दूसरा लिखा सॉइल फैक्टर है, तीसरा क्लाइमेटिक फैक्टर है, चौथा एग्रोनॉमिक मैनेजमेंट फैक्टर है। ये 4 फैक्टर है, ये वाटर रिक्वायरमेंट पर इफेक्ट डालते हैं। अगर हमें यहां पर बहुत बड़ा ऐसे लिखने होता तब तो हम इनका एक एक का बहुत लंबा चौड़ा डिस्कस करते, बट हमें सिंपली ये चीजें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी, इसलिए अपने इनको शॉर्ट में लेके चलेंगे, है ना। चाहे आपको कहीं पे रिटर्न में लिखना भी पड़े तो आप आराम से लिख सकते हैं, बट आपको एज ए कॉम्पिटिटिव बात करें तो भी मैं जो आपको कहानी बता दूंगा उसके हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। तो क्रॉप फैक्टर में अपने बात करते हैं वैरायटी। देखो हमने पीछे एक जब इक्वेशन लिखी थी, इक्वेशन से जो पीछे स्लाइड थी उसमें मैंने एक नीचे ग्रीन में के अंदर क्योर टाइप लिखा था कि जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करती है प्लांट टू प्लांट एंड क्रॉप टू क्रॉप। यहाँ प्लांट टू प्लांट और क्रॉप टू क्रॉप 2 बातें लिख दी मैंने, एक तो लिख दी मैंने प्लांट टू प्लांट और दूसरी कौन सी लिख दी मैंने, क्रॉप टू क्रॉप लिख दी। देखो प्लांट टू प्लांट का मतलब वैरायटी से है, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर क्रॉप की जो वैरायटियां होती है उनकी वाटर रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है। जैसे जब हम कोई क्रॉप पढ़ते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि ये लो वाटर रिक्वायरमेंट है। कुछ क्रॉप जैसे मैं बात करूं बेर है, वैसे तो एरिड रीजन का फ्रूट है, लेकिन उसमें भी जब अपने गोला उससे पढ़ते हैं तो बोलते हैं ये ड्रॉट टॉलरेंट होती है, यानी लो वाटर रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे ही जैसे मैं बात करूं मोट बीन की, तो ये भी एरिड रीजन की क्रॉप है, ड्रॉट रीजन की क्रॉप है, इसमें भी अपने RMO 40 वगैरह जैसी मरु बहार इस तरह की जब वेराइटियां पढ़ते हैं तो उनके लिए बोलते हैं ड्रॉट टॉलरेंट है। तो कुछ वेराइटियां ऐसी होती है जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट कम होती है, किसी की ज्यादा होती है। तो क्रॉप फैक्टर में वेराइटी मैटर करती है, ग्रोथ स्टेज है वो मैटर करती है। आपने देखा होगा हम पढ़ते हैं जैसे इरिगेशन में पढ़ेंगे क्रिटिकल स्टेजेस, इरिगेशन में हम पढ़ेंगे क्रिटिकल स्टेजेस भी पढ़ेंगे। तो कुछ ऐसे प्लांट्स का टाइम होता है जब प्लांट की ग्रोथ होती है, उसके जर्मिनेशन से लेकर वेजिटेटिव ग्रोथ, फिर उसकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ और फिर उसमें सेनेसेशन होता है। तो ये उसमें साइकिल चलती है, ये टाइम पीरियड चलता है। उसमें से कुछ ऐसे टाइम आते हैं जिनमें वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, कुछ ऐसे पीरियड्स होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जहां कम रिक्वायरमेंट होती है। तो ग्रोथ स्टेज भी मैटर करती है। जैसे अपने वीट के अंदर आपने पढ़ा है 21 डेज पर क्या करना चाहिए, आपको जरूर इरिगेशन अप्लाई करना चाहिए, जिसको अपने क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज बोलते हैं, CRI स्टेज बोलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल स्टेज है वीट की। तो यहाँ पर वाटर रिक्वायरमेंट रहेगी। तो कुछ ऐसी स्टेजेस है जहां वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, कुछ कम होती है। ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, कम वाटर रिक्वायरमेंट है चाहिए। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, हाई वाटर रिक्वायरमेंट स्पीड होती है, जाहिर सी बात है। तो ड्यूरेशन मैटर करता है। प्लांट की पॉपुलेशन मैटर करती है। जैसे ये फील्ड है, एक तो आपने 1000 प्लांट लगाए इसमें और एक यहीं पे आपने
1500 प्लांट्स लगा दिए, तो जाहिर सी बात है अगर आपने हाई डेंसिटी प्लांटिंग की है तो वाटर रिक्वायरमेंट्स भी क्या होगी यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेगी। नेक्स्ट मैं बात करूं यहाँ पे क्रॉप ग्रोइंग सीजन। क्रॉप ग्रोइंग सीजन भी मैटर करता है। जैसे मैं बात करूं कि समर सीजन होता है तो यूर ट्रांसपायरेशन ज्यादा होता है, यूर ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगा तो वाटर रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। वहीं पे मैं बात करूं रेनी सीजन में तो इन्वायरमेंट में मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, यूर ट्रांसपायरेशन रेट कम होती है, जिसकी वजह से वाटर रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये सारे कौन से फैक्टर आ जाते हैं, क्रॉप फैक्टर के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट अपनी बात करें, नेक्स्ट है सॉइल फैक्टर। सॉइल फैक्टर में क्या क्या चीजें आती है। सबसे पहले तो मैं बात करूं स्ट्रक्चर और टेक्सचर की। स्ट्रक्चर और टेक्सचर बहुत मैटर करता है। जैसे मैं बात करूं क्रम्बी स्ट्रक्चर होती है तो उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, तब वाटर रिक्वायरमेंट कम चाहिए। उसी की जगह जैसे सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर होती है या फिर स्ट्रक्चरलेस सॉइल होती है, जैसे मैं सैंडी सॉइल के लिए बात करूं तो उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, वाटर रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा। अब ये स्ट्रक्चर और टेक्सचर वैसे हम सॉइल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो वहां आपने को ज्यादा अच्छा मैंने एक्सप्लेन किया। टेक्सचर जैसे क्ले सॉइल है, क्ले सॉइल के अंदर वाटर रिक्वायरमेंट कम होती है। वहीं पे मैं बात करूं सैंड सॉइल है, पार्टिकल साइज बड़ा होता है और इनके बीच जो पोर होते हैं उनका साइज भी बहुत बड़ा होता है, लीचिंग से वाटर का लॉस भी बहुत ज्यादा होता है, होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। वहीं क्ले के पार्टिकल स्मॉल साइज के होते हैं तो इनके अंदर क्या है, वाटर होता है वो लीच डाउन से लॉस बहुत कम होता है, पार्कुलेशन सीपेज से भी लॉस कम होता है, इसलिए वाटर रिक्वायरमेंट क्ले सॉइल की कम होती है और सैंडी सॉइल की क्या होगी, ज्यादा होगी। डेप्थ की अगर बात करें, अगर कोई सेलो सॉइल है, सेलो फील्ड है, यानी डेप्थ बहुत कम है सॉइल की, उसके बाद कोई हार्ड पान आता है तो यहाँ वाटर रिक्वायरमेंट कम होगा। अगर डेप्थ ज्यादा है तो जाहिर सी बात है वाटर रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। डेप्थ भी मैटर करता है। टोपोग्राफी, अगर कोई भी सॉइल बिल्कुल क्या है, लेवल में है तो वाटर कम नीड पड़ेगी, और वही सॉइल कहीं पे अंडुलेटेड है तो इस कंडीशन में हमें ज्यादा वाटर अप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए लेवल की फील्ड को फार्मर द्वारा हमेशा ज्यादा पसंद किया जाता है। उसमें फार्म प्रैक्टिस करना भी क्या होता है, इजी होता है, वाटर रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी बढ़िया रहती है, और जो वाटर अप्लाई करते हैं वो भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है। नेक्स्ट है सॉइल केमिकल कंपोजिशन। सॉइल केमिकल कंपोजिशन भी जैसे अगर अपने बात करें, साल्ट अफेक्टेड सॉइल ज्यादा है तो अपने उसको साल्ट को मतलब सॉल्युबल फॉर्म में करके लीच डाउन करने के लिए ज्यादा वाटर रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी, यानी स्पेशल कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर सॉइल का पीएच 6.5 टू 7.5 है तो इसकी वाटर रिक्वायरमेंट कम होगी। प्रॉब्लमेटिक सॉइल है तो वाटर रिक्वायरमेंट क्या होगी, यहाँ पर ज्यादा होगी। तो ये सॉइल के फैक्टर है जो वाटर रिक्वायरमेंट पर अपने इफेक्ट डालते हैं। मैंने ज्यादा डिटेल से बात नहीं की है क्योंकि ये कहानी अपने सारी की सारी इसमें पढ़ लेते हैं, सॉइल के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है अपना क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर। आपको ही पता है अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो इवो ट्रांसपायरेशन रेट ज्यादा होगी, टेम्परेचर कम होगा तो इवो ट्रांसपायरेशन रेट कम होगी। टेम्परेचर ज्यादा है तो वाटर का लॉस भी ज्यादा है और वाटर रिक्वायरमेंट भी ज्यादा रहेगी। टेम्परेचर कम है तो इवो ट्रांसपायरेशन रेट कम है, वाटर लॉस भी कम होगा, और जो वाटर रिक्वायरमेंट रेट रहेगी वो भी क्या रहेगी, कम रहेगी। सनशाइन आवर्स, अगर डे लेंथ ज्यादा है, सनशाइन आवर ज्यादा है तो टेम्परेचर ज्यादा बना रहेगा, इवो ट्रांसपायरेशन रेट ज्यादा होगी, वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। अगर डे का ड्यूरेशन शॉर्ट है, सनशाइन आवर्स कम है तो जाहिर सी बात है इवो ट्रांसपायरेशन रेट कम होगी और वाटर रिक्वायरमेंट भी कम चाहिए। नेक्स्ट है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगर इन्वायरमेंट में रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा है, वेदर वाले टॉपिक के अंदर अपने डिस्कस करेंगे, जब इन्वायरमेंट में रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है यानी इन्वायरमेंट सैचुरेटेड कंडीशन के पास पहुंचने वाला होता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, उस समय इवो ट्रांसपायरेशन रेट बहुत कम होती है। जैसे जैसे इन्वायरमेंट ड्राई होता जाएगा, सूखा होता जाएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती जाएगी, वैसे वैसे इवो ट्रांसपायरेशन रेट क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है ना, या रेसिप्रोकल रिलेशन बोल देते हैं वो है। तो जब इन्वायरमेंट में रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तब इवो ट्रांसपायरेशन रेट कम होती है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती है तब इवो ट्रांसपायरेशन रेट बहुत ज्यादा होती है। जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगी तो वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, और अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो वाटर रिक्वायरमेंट है वो कम होगी। इसको अपने अच्छे से एक्सप्लेन वेदर एंड क्लाइमेट वाले टॉपिक में करेंगे। नेक्स्ट है विंड वेलोसिटी। देखो अगर विंड की स्पीड
बस बहुत कम है, ठीक ठाक है, 4 to 6 किलोमीटर पर आवर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बढ़िया मानी जाती है विंड की स्पीड। अगर विंड की स्पीड इससे ज्यादा है तो आपको भी पता है कि जब विंड चलती है तो वो सरफेस से मॉइस्चर को साथ में ले जाती है, सरफेस से जो मॉइस्चर होता है उसको क्या कर देती है, कम कर देती है। तो विंड वेलोसिटी जब ज्यादा होगी तो इवोट्रांसपायरेशन रेट भी ज्यादा होगी, उस समय वाटर रिक्वायरमेंट्स भी आपकी क्या होगी, ज्यादा देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है रेनफॉल। अगर अच्छा रेनफॉल है तो एक तो क्या है, इन्वायरमेंट में मॉइस्चर ज्यादा होगा, सॉइल के अंदर भी मॉइस्चर ज्यादा होगा, तो यो ट्रांसपायरेशन रेट वगैरह कम देखने को मिलेगी, वाटर रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। वहीं पे अगर कोई एरिया एरिड रीजन है, ड्रॉट एरिया है, तो वहां पर वाटर रिक्वायरमेंट्स होगी वो जनरली ज्यादा देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगले जो करेक्टर आते हैं वो आते हैं एग्रोनॉमिकल मैनेजमेंट फैक्टर। अब हम फील्ड पे मैनेजमेंट करते हैं उसके हिसाब से भी वाटर रिक्वायरमेंट में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल इरिगेशन मेथड्स यूज। अब हम अगर ड्रिप इरिगेशन की बात करें तो ड्रिप इरिगेशन में आप जितना वाटर यूज करते हो तो उसकी जो वाटर यूज एफिशिएंसी होती है वो 95% होती है, यानी वाटर लॉस होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि जो वाटर है वो ड्रॉप करके डायरेक्ट रूट जोन में मिलता है। ठीक है, तो इस समय इवेपोरेशन ट्रांसपायरेशन रेट बहुत कम होगी, और जो बीच में जैसे यहाँ पर प्लांट है, यहाँ वाटर की नीड नहीं है तो यहाँ पानी नहीं आएगा, तो इस तरह से अपने पानी की बचत बहुत ज्यादा होती है। तो ड्रिप इरिगेशन से सबसे कम वाटर रिक्वायरमेंट की नीड होती है, स्प्रिंकलर से भी कम होती है, बट जो अपने ट्रेडिशनल मेथड है जैसे फ्लड सिस्टम है, चेक बेसिन सिस्टम है, तो उनके अंदर वाटर रिक्वायरमेंट अपनी क्या होगी, ज्यादा देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन एंड इट्स एफिशिएंसी। ठीक है, एक तो इरिगेशन एफिशिएंसी क्या है वो तो हमने बात कर ली कि जो एडवांस मेथड है, मॉडर्न मेथड है, जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम है या ड्रिप इरिगेशन है, उनमें वाटर रिक्वायरमेंट कम होती है। वहीं पे फ्रीक्वेंसी क्या है, अगर हम मतलब लो फ्रीक्वेंसी के साथ इरिगेशन देते हैं, यानी कम अंतराल के अंदर अपने इरिगेशन देते हैं, तो वाटर रिक्वायरमेंट कम होती है, क्योंकि मॉइस्चर जोन हमेशा बना रहता है। बट हम ज्यादा इंटरवल में देते हैं तो जो सॉइल होती है वो पूरी तरह से ड्राई होती आती है, फिर उसको वापस सेचुरेट करने में अपने को ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो फ्रीक्वेंसी भी मैटर करती है। उसके अलावा टिलेज एंड अदर कल्चर ऑपरेशन लाइक वीडिंग एंड मल्चिंग। देखो टिलेज अपने किस पैटर्न से कर रहे हैं, जैसे कंजर्वेटिव टिलेज होता है उसमें वाटर रिक्वायरमेंट कम होती है। अगर हम ट्रेडिशनल तरीके से टिलेज कर रहे हैं तो वाटर रिक्वायरमेंट अपनी क्या होगी, ज्यादा। अनवांटेड डेप्थ तक टिलेज कर रहे हैं, यानी बहुत गहराई तक टिलेज कर रहे हैं, तो भी अपनी वाटर रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। तो टिलेज जैसे आजकल मॉडर्न टिलेज का कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसमें कई चीजें जो सॉइल होती है उसी को प्रोटेक्ट किया जाता है, सॉइल मॉइस्चर है उसको भी प्रोटेक्ट किया जाता है। तो अगर हम मॉडर्न टिलेज या कंजर्वेटिव टिलेज काम में ले रहे हैं तो वाटर रिक्वायरमेंट कम होगी, वही ट्रेडिशनल अगर टिलेज काम में ले रहे हैं तो वाटर रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा। अब ये मॉडर्न टिलेज क्या है या कंजर्वेटिव टिलेज क्या है, ये टिलेज वाले टॉपिक में अपना डिस्कस होने वाला है। उसके अलावा वीडिंग का मेथड क्या है आपका, वीडिंग किस तरह से कर रहे हैं वो भी इफेक्ट डालता है। ठीक है, क्योंकि वीडिंग में कई तरीके होते हैं अपने वीडिंग करने के। अगर अपने मैनुअली मेथड से वीडिंग करते हैं या मैकेनिकली मेथड से वीडिंग करते हैं तो उस समय अपने को इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हमें एक्स्ट्रा वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जैसा कि हमने पीछे लिखा था WSP वाटर रिक्वायरमेंट फॉर स्पेशल प्रैक्टिस या स्पेशल पर्पज है ना, तो वहां पे ये थोड़ी सी ऐड हो जाएगी, यहाँ वाटर थोड़ा अपने को ऐड होगा, यानी वाटर रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगी। वहीं पे मल्चिंग की बात करें, आपको ही पता है कि जब अपने मल्च बोले तो जैसे प्लास्टिक मल्च है या ऑर्गेनिक मल्च है या डस्ट मल्च है, मल्च यूज करते हैं तो मल्च का जो मेन पर्पज होता है वो क्या होता है, वाटर को कंजर्व करना ना। वाटर है उस सॉइल है उसके अंदर जो मॉइस्चर है उसको अपने कंजर्व करना, यानी उसका संरक्षण करना। तो अगर हम मल्चिंग यूज करते हैं तो इवेपोरेशन को मिनिमाइज कर देते हैं, जिससे वाटर लॉस बहुत कम हो जाता है, जिससे हमारी वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो घट जाती है। उसके अलावा जब हम मल्चिंग यूज करते हैं तो मल्चिंग क्या करती है, ग्राउंड पे मतलब कवर है एक तरह से मल्चिंग जो है, तो अब वो मल्चिंग के नीचे कोई भी सीड है तो वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। क्रॉप में तो सीड जर्मिनेट हो गया है, ठीक है, तो जर्मिनेशन के बाद ही मल्चिंग करते हैं अपने, तो क्रॉप तो अपनी क्या है, जर्मिनेट हो चुकी है, उसका तो प्लांट है वो ग्रोथ कर ही रहा है, बट उसके बाद जो एरिया बच गया उसको अपने कवर कर देते हैं। तो उस एरिया को कवर कर देते हैं तो अब उसके नीचे से कोई प्लांट ग्रो नहीं हो सकता, यानी वीड ग्रो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब ये सरफेस पे मल्चिंग जो है वो लाइट को नहीं जाने देगी
तो इस इफेक्ट को अपने क्या बोलेंगे, स्मूथनिंग इफेक्ट बोलेंगे। जैसे ये सरफेस है, इस पर हमने यहाँ पर मल्चिंग लगा दी, तो यहाँ पे जो लाइट है वो ग्राउंड पे नहीं जा पाएगी, इस वजह से यहाँ कोई प्लांट है वो नहीं ग्रो कर पाएंगे, तो इसको अपने स्मूथनिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो वीड कंट्रोल भी हो जाएगा। तो अब अपने वीड कंट्रोल करने के लिए एक्स्ट्रा वाटर अप्लाई करने की भी नीड नहीं पड़ेगी, प्लस अपने यहाँ मॉइस्चर भी कंजर्वेशन हो गया, मॉइस्चर का भी। तो मल्चिंग होती है वो वाटर रिक्वायरमेंट को अच्छा खासा कम कर देती है। उसके अलावा अगर हमारे पास वाटर अवेलेबिलिटी कम होती है तो हम कुछ ऐसे केमिकल्स भी यूज करते हैं जो ट्रांसपायरेशन रेट को कम कर देते हैं। जैसे कुछ केमिकल तो ऐसे होते हैं जो स्टोमेटा को ऑलमोस्ट टाइम है वो क्लोज रखते हैं, इनको स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप केमिकल बोल देते हैं। कुछ होते हैं जो सरफेस पे लेयर बना लेते हैं, लेयर की वजह से वाटर है वो मतलब इवोपरेट नहीं हो पाता है, उसको अपने फिल्म फॉर्मिंग टाइप बोल देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो रिफ्लेक्टेंट टाइप होते हैं, यानी जितनी लाइट आती है ऑलमोस्ट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिससे लीफ है वो ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब नहीं करती है, जिससे लीफ का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, जिससे ट्रांसपायरेशन रेट है वो कम हो जाती है, इसको अपने रिफ्लेक्टेंट टाइप बोल देते हैं। कुछ ऐसे ग्रोथ रेगुलेटर भी अपने यूज करते हैं जो लीफ का साइज क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिससे सरफेस एरिया कम है तो इसके स्टोमेटा भी कम हो गए, जिससे ट्रांसपायरेशन है वो कम होगा। तो इसको अपने क्या बोल देते हैं, ग्रोथ रिटार्डेंट टाइप के केमिकल भी यूज करते हैं, जिससे वाटर रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है। कैसे कम हुई, क्योंकि हमने ट्रांसपायरेशन रेट को क्या कर दिया, कम कर दिया, जिसकी वजह से कम हुई। तो ये बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिस, और भी कुछ प्रैक्टिस है जो वाटर रिक्वायरमेंट पर इफेक्ट डालती है। तो ये मेनली ऐसे 4 फैक्टर है जो वाटर रिक्वायरमेंट पर अपने इफेक्ट डालते हैं, जो यहाँ इस स्लाइड में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सारे के सारे एक साथ मेंशन कर लिए, आपके लिए यहाँ पर इजी हो जाए। नेक्स्ट अपने बात करें कंजप्टिव वाटर यूज। देखो कंजप्टिव यूज वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, इवोपरेशन, ट्रांसपायरेशन और वाटर यूज बाय प्लांट। वाटर यूज बाय प्लांट, इन तीनों को मिला के अपने क्या बोलते हैं, कंजप्टिव यूज बोलते हैं। इसमें से इवोपरेशन और ट्रांसपायरेशन ये दोनों मिला के है, ये 99% से ज्यादा पानी है उसको यूज कर लेते हैं। इसका मतलब प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटी में तो लेस देन 1% ही वाटर यूज हो रहा है, लेस देन 1% ही वाटर यूज हो रहा है। अब देखो जो क्रॉप का कंजप्टिव वाटर यूज है या वाटर कंजप्टिव जो यूज है उसका ओनली लेस देन 1% है, वो ही प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में काम आता है। ओनली लेस देन 1% जो वाटर है वो ही प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटी में काम आता है। तो अब देखिए प्लांट को जो एक्चुअल वाटर की चीज नीड है, जब आप 100 लीटर दे रहे हो उसमें से 1 लीटर से कम ही पानी वो अपने काम में ले पाता है, बाकी वो ट्रांसपायरेशन से लॉस हो जाता है। बट इवोपरेशन भी होगा वहां पे, ट्रांसपायरेशन भी होगा। इवोपरेशन हम मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसपायरेशन तो एसेंशियल है। क्यों? क्योंकि वो प्लांट के टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करता है। अगर ट्रांसपायरेशन नहीं होगा तो प्लांट का टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि प्लांट है वो विल्टिंग कंडीशन में चला जाएगा। तो इन तीनों को अलग करना मुश्किल है। ये 99% लॉस हो रहा है, ये लॉस होगा, कोई इलाज नहीं है हमारे पास, ये लॉस होगा, इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। ठीक है, तो ये लॉस तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि हमें क्रॉप प्रोडक्शन लेना है। इस प्रोडक्शन के लालच में, इस लेस देन 1% के लालच में ये प्लांट के मेटाबॉलिक एक्टिविटी की जो रिक्वायरमेंट है उसके खातिर हमें ये लॉस सहन करना पड़ेगा। ये ही यहाँ पे सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला दिया है वो देखो, वो सेम ही फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ मैंने WP की जगह WM लिखा है। WM का मतलब वही है, वाटर रिक्वायरमेंट फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस, इसलिए हम लिख दिया। यहाँ पे आप WP भी यूज कर सकते हैं। E का मतलब इवोपरेशन, T का मतलब ट्रांसपायरेशन। अब यहाँ कंजप्टिव वाटर यूज की डेफिनेशन क्या है, क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय प्लांट टू meet its evaporation, transpiration and to meet the metabolic activities। तो ये तो ऑलरेडी अपने डेफिनेशन माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी आपके ये माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप जो टोटल क्रॉप के लिए कंजप्टिव यूज वाटर है उसका कितना परसेंट है वो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में काम आता है। लेस देन 1% है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी काम में आता है, बट इसके लिए ये लॉस हमें सहन करना पड़ता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ट्रांसपायरेशन है ये क्या करता है, प्लांट के टेम्परेचर को इंक्रीज होने से बचाता है, प्लांट के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। और इवोपरेशन, जब आप वाटर अप्लाई करेंगे तो इवोपरेशन होगा, वो होगा ही, सिर्फ उसको आप मल्चिंग द्वारा मिनिमाइज कर सकते हैं, बिल्कुल चेक नहीं कर सकते हैं।
अब आपने प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, जो कर्टिज साइंटिस्ट थे, कर्टिज जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला था ट्रांसपायरेशन इज एसेंशियल एविल, यानी वाष्पोत्सर्जन है, ये ट्रांसपायरेशन है, ये एक आवश्यक बुराई है, आवश्यक बुराई है। आवश्यक इसलिए है क्योंकि ये प्लांट के टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, आवश्यक एसेंशियल इसलिए, बुराई इसलिए है कि वाटर लॉस बहुत होता है इससे, समझ गए। तो ट्रांसपायरेशन इज एसेंशियल एविल है ये, ठीक है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। तो ये स्लाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के हिसाब से, और क्वेश्चन आ सकता है आपका इस स्लाइड से, इंपॉर्टेंट स्लाइड है, क्वेश्चन आ सकता है इससे, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें फैक्टर अफेक्टिंग कंजक्टिव यूज। कंजक्टिव यूज को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? मैनेजमेंट करता है, सोइल करता है, क्रॉप का टाइप करता है, और क्लाइमेट कंडीशन करती है, ठीक है। तो ये चार फैक्टर, जैसा कि हमने पीछे वाटर रिक्वायरमेंट पे जो इफेक्ट डाल रहे थे, वैसे ही यहां पर क्या है कि मैनेजमेंट, सॉइल, क्रॉप एंड क्लाइमेट जो फैक्टर है वो किस पर इफेक्ट डालते हैं? कंजक्टिव यूज पर भी इफेक्ट डालते हैं। अब इन चारों की एक एक की अगर अपने बात करें तो देखो, सबसे पहले है क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर में आता है रेडिएशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड वेलोसिटी और रेनफॉल। एक एक की बात करें, रेडिएशन। रेडिएशन अगर डायरेक्ट गिरती है, रेडिएशन ड्यूरेशन ज्यादा है तो यूट्रांसपायरेशन ज्यादा होगा, तो कंजक्टिव यूज जो है वो क्या होगा? ज्यादा होगा। जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। आपने सुना होगा जब 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी 2 टाइम इंक्रीज हो जाती है, तो यहां भी वाटर की रिक्वायरमेंट क्या होगी? ज्यादा। इवेपोरेशन ट्रांसपायरेशन रेट भी ज्यादा होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी की रेट भी बढ़ जाएगी, तो वाटर कंजप्शन है वो ज्यादा हो जाएगा, तो कंजप्टिव जो यूज है वो इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो सेम वही केस है। रेडिएशन का भी मैंने बताया, रेडिएशन जब ज्यादा होगी, डायरेक्ट होगी तो ज्यादा ऑब्जर्व होगी, ज्यादा ऑब्जर्व होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये कंडीशंस आएगी। सेकंड पॉइंट सीधा टेम्परेचर का ही आ गया तो ये फैक्टर सेम लागू होगा। थर्ड है ह्यूमिडिटी। अगर इन्वायरमेंट में अच्छी खासी ह्यूमिडिटी है तो इवेपोरेशन रेट क्या होगी? कम। इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी ज्यादा है यानी इन्वायरमेंट में पहले से नमी ज्यादा है, फिर इवेपोरेशन ट्रांसपायरेशन रेट क्या होगी? हमेशा कम। आपने देखा होगा गर्मियों में बहुत तेजी से इवेपोरेशन ट्रांसपायरेशन होता है, बहुत तेजी से होता है। क्यों? क्योंकि वेदर होता है वो कैसा होता है? ड्राई। तो जब इन्वायरमेंट में रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती है तब इवेपोरेशन ट्रांसपायरेशन रेट ज्यादा होती है और कंजप्टिव यूज होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। विंड वेलोसिटी, जैसा कि मैंने पीछे वाटर रिक्वायरमेंट में बताया था, जब विंड चलती है तो वो मॉइस्चर को अपने साथ क्या है? उड़ा के ले जाती है, जिसकी वजह से वाटर रिक्वायरमेंट होती है या कंजप्टिव यूज होता है वो इंक्रीज हो जाता है। रेनफॉल, जाहिर सी बात है जब रेनफॉल होगा, मॉइस्चर ज्यादा होगा तो कंजक्टिव यूज क्या होगा? कम होगा, और जब रेनफॉल कम होगा, ड्रॉट कंडीशन होगी तो उस कंडीशन के अंदर कंजक्टिव यूज होगा वो ज्यादा होगा। सेम जो वाटर रिक्वायरमेंट वाले फैक्टर थे, तो ज्यादा यहां पर मेरे हिसाब से एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट है सॉइल फैक्टर। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी से वही फैक्टर आ जाते हैं वैसे, जिसका सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है वहां कंजक्टिव यूज कम है, और जहां पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है वहां कंजक्टिव यूज ज्यादा है। जैसे सैंड सॉइल है तो सैंड सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है जिसकी वजह से कंजक्टिव यूज ज्यादा है। क्ले की बात करें तो क्ले की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है तो कंजक्टिव यूज क्या होगा? कम होगा, जैसा मैंने पीछे एक्सप्लेन किया था, बाकी सॉइल में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इनफिल्ट्रेशन रेट, देखो जिस सॉइल की इनफिल्ट्रेशन रेट ज्यादा है, लीच डाउन वाटर ज्यादा होता है तो उसमें कंजक्टिव यूज क्या होगा? ज्यादा होगा, और जिसकी इनफिल्ट्रेशन रेट कम है, जैसे क्ले की इनफिल्ट्रेशन रेट कम होती है तो इसका कंजक्टिव यूज क्या होगा? कम। इनफिल्ट्रेशन रेट ज्यादा किसकी होती है? सैंड की, तो इसका कंजक्टिव यूज क्या होगा? ज्यादा। यहाँ इनफिल्ट्रेशन रेट का मतलब सॉइल के अंदर वाटर, सॉइल की लेयर के अंदर वाटर इंटर करने की जो स्पीड होती है उसको अपने इनफिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं। तो सैंड सॉइल के पार्टिकल बड़े होते हैं, पानी आसानी से अंदर घुस जाता है बहुत तेजी से और फटाफट नीचे चला जाता है, तो ये इनफिल्ट्रेशन रेट ज्यादा किसकी होती है? सैंड की। क्ले के पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं, इनमें पानी इंटर थोड़ा मुश्किल से करता है और नीचे भी स्लोली स्लोली जाता है, तो क्ले की इनफिल्ट्रेशन रेट क्या होती है? कम होती है, जिससे इसका कंजक्टिव यूज भी क्या होगा? कम, और सैंड सॉइल का कंजक्टिव यूज क्या होगा? ज्यादा। सॉइल वाटर डेप्थ, जैसा मैंने पीछे बताया था, अगर मान लो ये सरफेस है, सरफेस से थोड़ी ही डेप्थ में अगर कोई हार्ड पानी आ जाता है तो पानी तो इतने ही एरिया में जरूरत पड़ेगी ना वाटर की, तो और दूसरा मान लो कि एक दूसरी सॉइल में लेयर यहाँ पे है तो यहाँ पानी की नीड इतने एरिया में पड़ेगी, तो जाहिर सी बात है डेप्थ अगर कम है
तो कंजप्टिव यूज कम है, अगर डेप्थ ज्यादा है तो कंजप्टिव यूज भी क्या होगा, ज्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है क्रॉप फैक्टर। नेक्स्ट जो अगले हैं वो कौन से हैं, यहां पर क्रॉप फैक्टर है। क्रॉप फैक्टर में क्या क्या चीजें आती हैं, देखो नंबर एंड साइज ऑफ स्टोमेटा। देखो जो लीफ होती है उसका साइज क्या है, उस पर स्टोमेटा कितने हैं, कितने टाइम तक ओपनिंग होती है उनकी, तो उस बात पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये सारी कहानी किस पर इफेक्ट डालेगी, ट्रांसपायरेशन पर इफेक्ट डालेगी। ये मैं ज्यादा आपको एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर अपने पूरा कंप्लीट डिस्कस करते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपनिंग क्लोजिंग टाइम क्या है, कुछ जैसे क्रॉप्स है जिनमें डे की टाइम स्टोमेटा ओपनिंग होती है तो ट्रांसपायरेशन रेट ज्यादा होती है। कई ऐसे होते हैं जिनके मतलब स्टोमेटा होते हैं वो नाइट में ओपन होते हैं तो वहां पे ट्रांसपायरेशन ज्यादा नहीं होता। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी लीफ के ऊपरी सरफेस पे स्टोमेटा होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके नीचे होते हैं तो ऊपर वाले में ट्रांसपायरेशन रेट क्या होगी, ज्यादा होगी। तो स्टोमेटा ओपनिंग क्लोजिंग का टाइम क्या है, कितने टाइम तक ओपन क्लोज होते हैं, कौन सा है, सरफेस कितनी बड़ी है, कितने नंबर ऑफ स्टोमेटा है, तो ये इफेक्ट डालेंगे। प्लांट आर्किटेक्चर एंड प्लांटिंग पैटर्न। प्लांट को हमने किस पैटर्न से लगाया है, ठीक है, उसका कितना एरिया है वो सीधा लाइट के कांटेक्ट में रहता है, ठीक है, किस कौन से हमने मेथड से प्लांटिंग की है, तो ये इफेक्ट डालेगा। उसके लास्ट स्टेज ऑफ ग्रोथ। जब वेजिटेटिव ग्रोथ होती है तो बहुत स्पीड से ग्रोथ होती है, उस समय वाटर रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती है, तो स्टेज मैटर करती है। जब ग्रोथ की स्टेज में स्पीड ज्यादा होती है तब वो कंजप्टिव यूज ज्यादा होता है, जब स्पीड कम होती है तो कंजप्टिव यूज कम होता है। रूटिंग डेप्थ एंड पैटर्न। अगर रूट की डेप्थ ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कंजप्टिव यूज भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ द क्रॉप। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन है तो कंजप्टिव यूज कम है, ड्यूरेशन लॉन्ग है तो वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा है, यानी कंजप्टिव यूज भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये फैक्टर है क्रॉप फैक्टर, है ना। नेक्स्ट अपने फोर्थ पे चले तो मैनेजमेंट फैक्टर। जैसा कि हमने वाटर रिक्वायरमेंट में बात की थी, जैसे हमने वाटर रिक्वायरमेंट में बात की थी वैसे ही फैक्टर है वो यहां पर भी इफेक्ट डालेंगे। तो मैनेजमेंट में जैसे टाइम ऑफ सॉविंग क्या है, सीजन कौन सा है, ठीक है, जैसे समर सीजन है तो कंजप्टिव यूज ज्यादा होगा, वहीं पे रेनी सीजन है तो कंजप्टिव यूज क्या होगा, कम होगा। मल्चिंग, अगर मल्चिंग करते हैं तो ये ऑपरेशन से बच जाते हैं जिसकी वजह से कंजप्टिव यूज कम होगा। उसके अलावा फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, अगर एप्लीकेशन ज्यादा दे रहे हैं तो वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा चाहिए उनको सॉल्युबल फॉर्म में लाने के लिए, कम दे रहे हैं तो वाटर रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। उसके अलावा जैसे मैंने कुछ पीछे केमिकल का डिस्कस किया था जो ट्रांसपायरेशन को मिनिमाइज कर देते हैं, अगर अपने उनका यूज करते हैं तो कंजप्टिव यूज क्या हो जाता है, कम हो जाता है, नहीं यूज करते हैं तो कंजप्टिव यूज क्या होगा, ज्यादा होगा। टिलेज भी इफेक्ट डालेगा, अगर टिलेज का हमने मॉडर्न मेथड काम में लिया है ये ऑपरेशन कम होगा जिसकी वजह से कंजप्टिव यूज कम होगा। अगर हमने ट्रेडिशनल टिलेज किया है, मतलब एक भेड़ चाल से टिलेज किया है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, कंजप्टिव यूज भी अपना इंक्रीज हो जाएगा। तो ये वो फैक्टर है जो कंजप्टिव यूज पर अपना इफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट अब अपने बात करें इरिगेशन रिक्वायरमेंट। देखो पीछे हमने क्या बात की थी, वाटर रिक्वायरमेंट। पीछे वाली अपने इक्वेशन पे आते हैं, फिर आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा ना। देखो ये हमने एक इक्वेशन डिस्कस की थी, अगर ये इक्वेशन आप अपने दिमाग में रखते हैं तो इरिगेशन रिक्वायरमेंट आसानी से समझ जाते हैं। इरिगेशन रिक्वायरमेंट प्लस ER यानी इफेक्टिव रेनफॉल प्लस कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ग्राउंड वाटर टेबल, इन तीनों को अगर हम ले लें तो हमारी वाटर रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, ठीक है। तो अब हमें इफेक्टिव रेनफॉल जितना हो रहा है और सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर हो रहा है, इन दोनों को छोड़कर जितना खेत में पानी देना पड़ जाए वो इरिगेशन रिक्वायरमेंट है। तो हम फॉर्मूला क्या लिख देंगे यहाँ, इरिगेशन रिक्वायरमेंट इक्वल टू वाटर रिक्वायरमेंट माइनस, इरिगेशन उतना देना पड़ेगा जितनी वाटर रिक्वायरमेंट है। अगर बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं है और बिल्कुल भी सॉइल में मॉइस्चर नहीं है तो इरिगेशन रिक्वायरमेंट और वाटर रिक्वायरमेंट बराबर होंगे। रेनफॉल 0 है और सॉइल के अंदर कोई भी मॉइस्चर नहीं है, यानी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ग्राउंड वाटर लेवल का ना, तब इरिगेशन रिक्वायरमेंट और वाटर रिक्वायरमेंट इक्वल होगी। बट ऐसा तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ रेनफॉल रहेगा तो उसको माइनस कर दें, कुछ क्या है माइनस, ये माइनस का निशान है,
कुछ क्या है, सोइल में भी मॉइस्चर रहेगा, पिछली क्रॉप में पानी दिया, कुछ मॉइस्चर बचा रहेगा, इन दोनों को वाटर रिक्वायरमेंट्स में से माइनस कर दें, पीछे जो पानी बचेगा वो आर्टिफिशियली अप्लाई करना पड़ेगा, उसी को अपने क्या बोलते हैं, इरिगेशन रिक्वायरमेंट। फॉर्मूला बन गया है ना। इस फॉर्मूले में देखो, इरिगेशन रिक्वायरमेंट बराबर वाटर रिक्वायरमेंट माइनस सी क्या कर देंगे, जो इफेक्टिव रेनफॉल है और जो पीछे का सोइल के अंदर ऑलरेडी जो मॉइस्चर बना हुआ है उसको माइनस कर दें, तो जितना पानी बचेगा, अगर फसल को बढ़िया पकाना है, अच्छा प्रोडक्शन लेना है, तो बचा हुआ पानी आपको आर्टिफिशियल देना पड़ेगा। आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर इज नोन एज इरिगेशन, और इरिगेशन में जितने पानी की रिक्वायरमेंट होती है उसको इरिगेशन रिक्वायरमेंट बोल दिया जाता है। तो ये इरिगेशन रिक्वायरमेंट का अपने सीधा सा इक्वेशन बन गया है। अब अपने चलते हैं अपनी स्लाइड पे, जहां से इरिगेशन रिक्वायरमेंट हमने स्टार्ट किया, ठीक है, जहां से हमने इरिगेशन रिक्वायरमेंट स्टार्ट किया हम उस पे चलते हैं। ये लो जी, इरिगेशन रिक्वायरमेंट, द फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप रिफर टू द वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप exclusive of effective rainfall and contribution from the soil profile. It may be given as the follow. ये मैंने डेफिनेशन भी आपको पहले ही बता दिया है और उसके अलावा इक्वेशन भी मैंने बता दिया आपको। पीछे वाली अगर आप 4 इक्वेशन अच्छे से समझ गए तो बाकी इक्वेशन अपने बनाने क्या हो जाएंगे, बहुत इजी हो जाएंगे। तो जो भी क्रॉप को वाटर रिक्वायरमेंट होती है उसमें से हम क्या करेंगे, इफेक्टिव रेनफॉल और जो सॉइल के अंदर मॉइस्चर का कंट्रीब्यूशन है, जो पहले सॉइल मॉइस्चर था उसका जो कंट्रीब्यूशन है उसको माइनस कर दें, जो बचा हुआ पानी आपको देना पड़ेगा उसको इरिगेशन रिक्वायरमेंट। और इरिगेशन की डेफिनेशन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर इज नोन एज इरिगेशन। यहाँ पे IR, WR, ER, एस को क्या बोलते हैं ये ऑलरेडी अपने डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको नहीं याद है पीछे वाला तो आप फिर से इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट है इरिगेशन रिक्वायरमेंट डिपेंड अपॉन द, इरिगेशन रिक्वायरमेंट है वो किस पर डिपेंड करती है, इरिगेशन नीड ऑफ इंडिविजुअल क्रॉप बेस्ड ऑन एरिया ऑफ क्रॉप, ठीक है। इरिगेशन नीड है वो किस पर डिपेंड होगी, वो पर्टिकुलर क्रॉप पे डिपेंड होगी और उस एरिया के हिसाब से डिपेंड होगी, ठीक है। जैसे मैं बात करूं कि कहीं पे सैंडी सॉइल ज्यादा है तो वहां पे वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि वहां इरिगेशन रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। कहीं पे ड्रॉट एरिया है, एरिड रीजन है, वहां रेनफॉल बहुत कम है, रेनफॉल बहुत कम है, तो जाहिर सी बात है सारा का सारा पानी हमें आर्टिफिशियल एप्लीकेशन से देना पड़ेगा। तो वहां पर किस पर डिपेंड है कहानी, तो वहां पे क्लाइमेट पे कंडीशन डिपेंड है। कुछ क्रॉप होती है जिनको ज्यादा वाटर रिक्वायरमेंट होती है, जैसे शुगर केन है, पैडी है। वहीं पे कुछ क्रॉप होती है जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट कम है तो उनको इरिगेशन भी कम देना पड़ेगा, जैसे मोठ बीन है, उड़द बीन है, या मैं बात करूं क्लस्टर बीन है, या सोरगम है, या मिलेट है। तो ये ऐसी क्रॉप है जिनमें वाटर रिक्वायरमेंट कम है तो इरिगेशन रिक्वायरमेंट भी कम होगा। नेक्स्ट लॉस इन द फार्म वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एटसेट्रा। बाकी जब अपने इरिगेशन सिस्टम काम में लेते हैं तो उसकी कितनी एफिशिएंसी, उसमें कितना लॉस हो रहा है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि इरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर हम ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन जैसे मेथड काम में लेते हैं तो इरिगेशन रिक्वायरमेंट कम होती है। वहीं पे अपने फ्लड सिस्टम या फिर अपने चेक बेसिन सिस्टम जैसे मेथड काम में लेते हैं तो जाहिर सी बात है वहां पे जो इरिगेशन रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी, ज्यादा देखने को मिलेगी। All the quantities are usually expressed in the term of water depth per unit of land. ये यूनिट ऑफ लैंड लिखा हुआ, ठीक है। यूनिट ऑफ लैंड यानी एरिया, जैसे हेक्टर लिखा हुआ, हेक्टर सेंटीमीटर की बात कर लेते हैं, ठीक है। या फिर अपने कोई और यूनिट भी काम में ले लेते हैं, ठीक है, जैसे एकड़ काम में ले लेते हैं, या कहीं पे किला चलता है, कहीं पे बीघा चलता है। तो ऑल द क्वांटिटीज आर usually expressed in the term of water depth per unit land area और unit of depth, ठीक है। तो ये अपने आगे सारी चीजों का डिस्कस करेंगे। अब इरिगेशन पर इफेक्ट कौन कौन से फैक्टर डालते हैं उससे पहले हम कुछ डेफिनेशन की बात करते हैं, जिनमें से आ जाती है नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, आ जाती है ग्रोस इरिगेशन रिक्वायरमेंट, आ जाती है। उसके बाद अपने इरिगेशन के फैक्टर पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला अपना आ गया नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। देखो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या है, कई बार सीधा सीधा डेफिनेशन भी आ जाता है। इट इज द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ वाटर, इट इज द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ डेप्थ टू ब्रिंग द सोइल टू फील्ड कैपेसिटी लेवल टू मीट द इवोट्रांसपायरेशन डिमांड ऑफ द क्रॉप। देखो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या है, किसी खेत में वो पानी देना या पानी की वो मात्रा, इट इज द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ वाटर, पानी की वास्तविक वो मात्रा या
पानी की वो एक्चुअल डेप्थ जो हमें किस लिए देनी पड़ रही है, फील्ड कैपेसिटी तक ले जाने के लिए देनी पड़ रही है, जिससे जो प्लांट है उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी और ट्रांसपायरेशन जो रेट है उसकी डिमांड को पूरा किया जा सके, उसको हम क्या बोल देते हैं, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट बोल देते हैं। नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं D इक्वल एन समेशन, यहां n अपने MFCI माइनस MBI डिवाइड बाय 100 इंटू A1 इंटू D1। यहां D का मतलब है नेट इरिगेशन वाटर टू बी अप्लाइड, कितने सेंटीमीटर अपने पानी दे रहे हैं। MFCI का मतलब होता है FC इन इट्स लेयर परसेंट, ठीक है। तो जो लेयर परसेंटेज है वो, MBI का मतलब होता है मॉइस्चर कंटेंट बिफोर इरिगेशन इन द लेयर, जो लेयर जिस लेयर में हम मतलब पानी दे रहे हैं यानी फील्ड कैपेसिटी मेंटेन कर रहे हैं। MFCI का मतलब फील्ड कैपेसिटी इन द लेयर। देखो जैसे ये लेयर है सॉइल की, इसके अंदर हम फील्ड कैपेसिटी के पास ले जाना चाह रहे हैं, तो ये जो लेयर है मॉइस्चर कंटेंट बिफोर इरिगेशन इन द लेयर, इस लेयर में इरिगेशन देने से पहले मॉइस्चर क्या था, AI बल्क डेंसिटी, जो सॉइल है उसकी बल्क डेंसिटी क्या है, DI का मतलब सॉइल की डेप्थ क्या है, और N का मतलब है नंबर ऑफ सॉइल लेयर कितनी है। तो इस फॉर्मूले से अपने नेट इरिगेशन है वो कैलकुलेट किया जा सकता है। ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम में फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं, ज्यादा अपने कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे क्योंकि ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का इश्यू है। जब अपने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो वहां से अपने कुछ क्वेश्चंस वगैरह है उनको भी अपने कैलकुलेट करने की बात करेंगे। नेक्स्ट है ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। देखो ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट का मतलब है द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज्ड फॉर द इरिगेशन इज टर्म्ड द ग्रॉस इरिगेशन requirement. It includes net irrigation requirement and loss in water application and other losses, ठीक है। देखो अगर हम अकेला कंजप्टिव यूज के लिए पानी ले रहे हैं तो वो तो है नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। अगर कंजप्टिव वाटर यूज की बात करें, इवोपरेशन, ट्रांसपायरेशन और प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए जो इरिगेशन दे रहे हैं उसको तो बोलते हैं नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट बोलते हैं। बट उसके अलावा जैसे हमारा जो पानी का चैनल था उससे कुछ सीपेज हुआ, कुछ लीच डाउन हुआ, इनफिल्ट्रेट हुआ पानी, कुछ मतलब और भी कुछ लॉसेस वहां पे हुए, रन ऑफ से लॉसेस हुआ ना, जितने लॉसेस हुए उनको भी साथ में इंक्लूड कर दे, तब हम अपने क्या बोल देंगे, ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो आपको कहानी समझ में आ गई होगी। अब नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या है, अगर कोई क्रॉप है, कोई प्लांट है, उसके कंजप्टिव यूज के लिए जितना पानी चाहिए उसको अपने नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट बोलते हैं। लेकिन प्लस उसमें और भी जो लॉसेस है उसको इन्वॉल्व कर लिया जाए तब हम उसको क्या बोल देते हैं, ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट बोल दिया जाता है। द ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट कैन बी डिटरमाइंड फॉर ए फील्ड, फॉर ए फार्म, फॉर एन आउटलेट कमांड एरिया एंड फॉर एन इरिगेशन प्रोजेक्ट depend on the need by the considering the approximate losses at the various stage of the crop। देखो जो ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट है, ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट अपने पर्टिकुलर किसी फील्ड के लिए ले सकते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए ले सकते हैं, पर्टिकुलर कमांड एरिया के लिए ले सकते हैं ना। कमांड एरिया जितना किसी नहर से सिंचाई होती है ना, ग्रॉस इरिगेटेड जो उसका एरिया आता है वो कमांड एरिया हो गया, तो उसके लिए अपने इसको कैलकुलेट किया जाता है। डिपेंड करता है हमें कैलकुलेशन की नीड कितनी होती है। तो ग्रॉस इरिगेशन को अपने किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो ये फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला आपको नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट का भी पता होना चाहिए, ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट का भी पता होना चाहिए। तो ग्रॉस इरिगेशन का जो फॉर्मूला होता है वो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट डिवाइड बाय फील्ड एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम इनटू 100। तो इससे अपने क्या कर सकते हैं, ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट है वो कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो ग्रॉस इरिगेशन जो रिक्वायरमेंट है अपने इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो हमने पीछे बात की थी वाटर रिक्वायरमेंट की, इरिगेशन रिक्वायरमेंट भी मैंने आपको बता दिया, वाटर रिक्वायरमेंट भी आपको बता दिया। अब आपने बात करते हैं दोनों के बीच में, आपको डिफरेंस भी पता लग गया होगा, वाटर रिक्वायरमेंट क्या है और इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या है। वाटर रिक्वायरमेंट तो सम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर क्रॉप ग्रोइंग, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो क्रॉप को बोने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए टोटल जो अपने को पानी चाहिए उसमें लॉस भी आ जाएगा, इवोपरेशन भी आ जाएगा, ट्रांसपायरेशन भी आ जाएगा, स्पेशल प्रैक्टिस भी आ जाएगी, प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए जो पानी चाहिए वो भी आ जाएगा। तो ये वाटर रिक्वायरमेंट थी। इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या है, इरिगेशन रिक्वायरमेंट वाटर रिक्वायरमेंट का ये एक पार्ट है।
वाटर रिक्वायरमेंट के लिए जितना पानी अपने को रेनफॉल से या पिछली जो मॉइस्चर है या ग्राउंड लेवल की वजह से जो मॉइस्चर है वो मिल जाता है, वाटर रिक्वायरमेंट्स में जितना वो मिल जाता है उसको छोड़कर जितना पानी बच गया वो हमें आर्टिफिशियल अप्लाई करना पड़ेगा, उसको अपने इरिगेशन रिक्वायरमेंट बोल देते हैं। तो दोनों की मैंने आपको कहानी क्लियर कर दी है। अब अगर बात आ जाए कि इरिगेशन को कौन कौन से फैक्टर है वो इफेक्ट डालते हैं, तो सेम जो वाटर रिक्वायरमेंट पे इफेक्ट डालते हैं वो इरिगेशन पर भी इफेक्ट डालते हैं, बट इरिगेशन के लिए थोड़ा सा अलग हो जाता है, जिनके लिए मैं एक एक का आपके सामने डिस्कस कर लेता हूं पहले, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा वाटर रिक्वायरमेंट पर वापस चलेंगे और वाटर रिक्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातों की बात करेंगे। ठीक है, अब देखो इरिगेशन जो है या इरिगेशन जो रिक्वायरमेंट है, आगे देता हूं मैं यहाँ पे, इन पर किस चीज का फर्क पड़ेगा। सबसे पहले तो वाटर रिक्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ेगा, जिस क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा है हो सकता है उसको इरिगेशन ज्यादा पड़े, तो वाटर रिक्वायरमेंट इफेक्ट डालेगी। दूसरा इफेक्ट कौन सा डालेगा, क्लाइमेट, जहां रेनफॉल ज्यादा है, मॉइस्चर ज्यादा है, वहां इरिगेशन का अप्लाई करना पड़ेगा। जो एरिड रीजन है वहां पे आपको इरिगेशन है वो क्या करना पड़ेगा, ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा मैं बात करूं यहां पे क्लाइमेट के बाद सोइल कंडीशन, जैसे मैंने बताया सोइल जो सैंडी सोइल है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है, तो आपको पानी ज्यादा देना पड़ता है, तो इरिगेशन रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। वहीं पे क्ले सॉइल है उसकी इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। सोइल के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है, जिस सोइल में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है उसकी होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, तो इरिगेशन रिक्वायरमेंट कम होगा। वहीं पे जिसमें ऑर्गेनिक मैटर कम होता है तो वहां पर इरिगेशन रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। इरिगेशन के लिए मेथड कौन सा यूज ले रहे हैं आप, जैसे फ्लड सिस्टम ले रहे हैं, चेक बेसिन सिस्टम ले रहे हैं, तो वहां वाटर यूज एफिशिएंसी बहुत कम है, 40% से भी कम है, तो वहां इरिगेशन रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगी। वहीं पे अगर हम ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन या फिर रेनगन मेथड या इस तरह का कोई भी मेथड काम में लेते हैं, एडवांस मेथड काम में लेते हैं, तो जाहिर सी बात है इनकी एफिशिएंसी मोर देन 80% है। इवन जो ड्रिप इरिगेशन है उसकी एफिशिएंसी तो मोर देन 95% है, तब अपनी कोई इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। ठीक है, उसके अलावा सीजन पे भी डिपेंड करता है, अगर समर सीजन है तो जो इरिगेशन रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा होगी, और अगर रेनी सीजन है या विंटर सीजन है तो इरिगेशन रिक्वायरमेंट कम होगी। उसके अलावा जो फार्म प्रैक्टिस है वो भी मैटर करती है, अगर हम मल्चिंग वगैरह प्रॉपर करते हैं तब क्या होगा, इरिगेशन रिक्वायरमेंट कम होगी। अगर हम इस तरह की प्रैक्टिस कम करते हैं तो जाहिर सी बात है इरिगेशन रिक्वायरमेंट होगी वो ज्यादा होगी। उसके अलावा जैसे कोई प्रॉब्लमेटिक सॉइल है, जैसे साल्ट अफेक्टेड सॉइल है यानी सेलाइन या एल्केलाइन सॉइल है, तो उसके अंदर अपने को क्या करना पड़ेगा, उस जो साल्ट है उनको पानी के साथ घोलकर लीच डाउन करना पड़ेगा, तो अपने को एक्स्ट्रा वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो वहां पे इरिगेशन की नीड क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर पीएच 6.5 to 7.5 है तो फिर क्या होगा, इरिगेशन रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है। उसके अलावा जैसे एल्केलाइन जो सॉइल होती है उसमें हार्ड पान होता है, कठोर परत होती है, जिसकी वजह से हम एक साथ तो पानी दे नहीं सकते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी है उसको कम रखेंगे। फ्रीक्वेंसी मतलब कम अंतराल में, मतलब कम इंटरवल के अंदर अपने क्या करेंगे, पानी देना पड़ेगा। वहीं पे अगर सॉइल की डेप्थ ज्यादा है तो इरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, और अगर डेप्थ कम है तो इरिगेशन रिक्वायरमेंट है वो कम होगी। तो यहाँ पे जो नई चीज मैंने जोड़ी, वाटर रिक्वायरमेंट और क्लाइमेट, वाटर रिक्वायरमेंट और इरिगेशन मेथड ही जोड़ा, बाकी वही वाटर रिक्वायरमेंट वाले जो फैक्टर है वो इफेक्ट डालते हैं, इसलिए मैंने अलग से इसके लिए स्लाइड नहीं डाली, तो आपके साथ ये मैंने यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लिया है। अब हम वापस चलते हैं वाटर रिक्वायरमेंट की तरफ। अब बात आती है कि आप वाटर रिक्वायरमेंट है उसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। जो वाटर रिक्वायरमेंट है आप उसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे वाटर रिक्वायरमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इस स्लाइड के अंदर अलग अलग क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट दी हुई है। जैसे पैडी की वाटर रिक्वायरमेंट दी हुई है, उसके अलावा मैं बात करूं व्हीट की वाटर रिक्वायरमेंट दी हुई है, सोरगम की वाटर रिक्वायरमेंट दी हुई है, मेज की वाटर रिक्वायरमेंट दी हुई है। तो ये जो वाटर रिक्वायरमेंट्स है ये किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे, आपके पास मेथड क्या है। तो यहाँ पे अपने कई तरह के मेथड यूज करते हैं, जिनमें से एक जैसे मैं बात करूं तो ट्रांसपायरेशन रेशियो होता है, ट्रांसपायरेशन रेशियो मेथड होता है, इससे भी अपने कैलकुलेशन कर लेते हैं। ट्रांसपायरेशन रेशियो से कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ट्रांसपायरेशन रेशियो क्या होता है, वाटर यूज बाय
प्लांट इन ट्रांसपायरेशन, ठीक है, टी लिख दिया मैंने, ट्रांसपायर। वाटर यूज बाय प्लांट इन ट्रांसपायरेशन, ड्राई मैटर यील्ड, इनका जो रेशो होता है उसको ट्रांसपायरेशन रेशो बोलते हैं। तो जिस क्वांटिटी के अंदर आप पानी दे रहे हैं, ठीक है, सॉरी, जिस क्वांटिटी के अंदर वाटर का लॉस हो रहा है किसमें, ट्रांसपायरेशन, उसके कंपेयर में ड्राई मैटर कितना प्रोड्यूस हुआ। ड्राई मैटर क्या होता है, किसी प्लांट के कार्बन का जो वेट होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, ड्राई मैटर बोलते हैं। किसी प्लांट के जो कार्बन का वेट होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, ड्राई वेट बोलते हैं, ठीक है, समझ गया। तो अगर कोई प्लांट है वो ट्रांसपायरेशन में कितना वाटर का लॉस कर रहा है, उसके एवज में वो कितना ड्राई मैटर प्रोड्यूस कर रहा है, उसको अपने ट्रांसपायरेशन रेशो बोलते हैं, उसको अपने क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन रेशो बोलते हैं, ठीक है। जब हमारे पास ट्रांसपायरेशन रेशियो आ जाता है, जब हमारे पास ट्रांसपायरेशन रेशियो आ जाता है, ठीक है, तब अपने क्या कर सकते हैं, इसको अपने कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा पीछे की स्लाइड में चलता हूं, ठीक है। जब अपने पास क्या है, ट्रांसपायरेशन रेशियो आ गया। ट्रांसपायरेशन रेशियो कैसे आया, मैं इधर लिख देता हूं फॉर्मूला, ट्रांसपायरेशन रेशियो इक्वल टू वाटर यूज बाय प्लांट इन ट्रांसपायरेशन, दिख रहा है आपको, ठीक है। और यहां पर किसकी यील्ड की बात करते हैं, यील्ड ऑफ ड्राई मैटर। ड्राई मैटर इसके एवज में कितना प्रोड्यूस कर रहा है, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रांसपायरेशन रेशियो। जब हमारे पास ट्रांसपायरेशन रेशियो आ जाता है, ठीक है, ट्रांसपायरेशन रेशियो आ जाता है, उसको अपने मल्टीप्लाई कर देते हैं बायोलॉजिकल यील्ड के साथ, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी वाटर रिक्वायरमेंट आ जाती है। बायोलॉजिकल यील्ड क्या होती है, बायोलॉजिकल यील्ड होती है जो कमर्शियल यील्ड होती है। जैसे गेहूं से हम दाने प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो दाने क्या है, बायोलॉजिकल यील्ड है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वाटर रिक्वायरमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ट्रांसपायरेशन रेशियो कैलकुलेट करके उसको बायोलॉजिकल यील्ड से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बायोलॉजिकल यील्ड आप किस में लेंगे, किलो के अंदर लेंगे। बायोलॉजिकल आप यील्ड कैसे लेंगे, किलो के अंदर यील्ड लेंगे। तो ये फॉर्मूला है आपका, एक तो क्या है, वाटर रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करने का, एक तो ये फॉर्मूला है वाटर रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करने का। दूसरा मैं यहां पे बात करूं, उसके अलावा फील्ड एक्सपेरिमेंटल मेथड भी होते हैं। फील्ड पे अपने अलग अलग पानी अप्रोच देते हैं और उसमें जो बेस्ट प्रोडक्शन होता है वो अपनी क्वांटिटी मान लेते हैं, तो उसको फील्ड एक्सपेरिमेंटल मेथड बोलते हैं। तो पहला कौन सा था, ट्रांसपायरेशन रेशियो मेथड से वाटर रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करते हैं। दूसरा मेथड कौन सा, फील्ड एक्सपेरिमेंट मेथड है। तीसरे की अगर मैं बात करूं, इरिगेशन डेप्थ इंटरवल मेथड है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो कंजप्टिव यूज मेथड है। ये चार मेथड अपने काम में लेते हैं। अपने इनको डिटेल से नहीं पढ़ने वाले हैं, क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये इरिगेशन इंजीनियरिंग का पार्ट आ जाता है, अपने से इतना नहीं पूछा जाता। आप इन चार मेथड का नाम याद रख लो, कौन कौन मेथड से अपने वाटर रिक्वायरमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो है ट्रांसपायरेशन रेशियो मेथड, दूसरा है फील्ड एक्सपेरिमेंट मेथड, तीसरा इरिगेशन डेप्थ इंटरवल मेथड, और जो फोर्थ है वो अपना कौन सा है, कंजप्टिव यूज मेथड। इन चार मेथड से अपने वाटर रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करते हैं। अब बात आती है, जैसे आपने पढ़ा सिंपली, कोई क्रॉप है उसकी वाटर रिक्वायरमेंट है 400 mm, 400 mm क्या है, 400 mm। इस 400 mm का मीन्स क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। अगर फील्ड में 1 हेक्टेयर में अगर खेत में 1 हेक्टेयर mm वाटर है, 1 हेक्टेयर mm वाटर का मतलब क्या है कि ये 1 हेक्टेयर का खेत है। 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है आप अच्छी तरह जानते हैं, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। कितना होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। अगर अपने इसमें 1 mm पानी भर दें 1 हेक्टेयर के अंदर, तो उस पानी की क्वांटिटी होगी 10,000 लीटर। कितनी होगी, 10,000 लीटर होगी। अगर 2 mm पानी खड़ा है, इसमें 2 mm की लेयर है, तब कितना हो जाएगा, 20,000 लीटर। 10 mm ले रहा है तब कितना हो जाएगा, 1 लाख लीटर। 10 mm अगर किसी 1 हेक्टेयर में पानी है, जिसको हम बोल देंगे 1 हेक्टेयर में 10 mm पानी है,
तो 10 mm इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितना होता है? 10 mm होता है। तो मैं सीधा बोल दूं 1 सेंटीमीटर अगर 1 हेक्टेयर में पानी खड़ा है, जिसको हम बोल देते हैं 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर वाटर। क्या बोल देते हैं इसको? 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर वाटर। ये होता है 1 लाख लीटर। कितना होता है? 1 लाख लीटर पानी होता है। ठीक है, 1 mm बराबर तो 10,000 होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया? 1 लाख। और 1 हेक्टेयर मीटर की बात कर लें, यानी 1 हेक्टेयर में 1 मीटर पानी खड़ा है, 1 मीटर पानी खड़ा है तो वो 1 करोड़ लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 करोड़ लीटर पानी हो जाएगा। अब देखो आप, 1 हेक्टेयर में 1 mm पानी है तो 10,000 लीटर, 1 हेक्टेयर में 1 सेंटीमीटर पानी है तो 1 लाख लीटर, और 1 हेक्टेयर में 1 मीटर पानी है तो 1 करोड़ लीटर हो जाता है। अब आपको किसी क्रॉप की जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो दी हुई है 400 ml। कोई क्रॉप है, उसकी वाटर रिक्वायरमेंट आपको कितनी दी हुई है? 400 ml दी हुई है। ठीक है, अगर आपको वाटर रिक्वायरमेंट 400 ml दी हुई है, इसका मतलब उस 1 हेक्टेयर फसल को पकने के लिए, उस 1 हेक्टेयर फसल को पकने के लिए 400 mm हेक्टेयर पानी की नीड होगी। 400 mm हेक्टेयर पानी की नीड क्या है? यहां पे देखो, मैंने बताया 1 हेक्टेयर में पानी है तब कितना होगा? 10,000 लीटर होगा। तो 400 mm होगा तो कितना होगा? 400 इंटू 10,000 कर देंगे अपने। तो अब देखो यहां पे कितना हो जाएगा? 40 लाख लीटर। जिस फसल की रिक्वायरमेंट कितनी है? 400 mm है। इसका मतलब है कि उसकी 1 हेक्टेयर फसल को पकाने के लिए, उसकी बढ़िया उत्पादन के लिए हमें 40 लाख लीटर पानी उसको पूरे उसके जीवन काल में देना पड़ेगा। उसकी जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो कितनी हो जाएगी? 40 लाख लीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 40 लाख। तो ये mm का मतलब सीधा सा यही बनता है। तो अब जो वेरियस क्रॉप है उनकी वाटर रिक्वायरमेंट क्या है वो अपने यहां पे देख लेते हैं, और सीधा सा क्वेश्चन उठ के आ जाएगा जी, इस क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है, इस क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है। तो सबसे पहले हम चले, ठीक है, ये हमारी स्लाइड है जिसपे हमने अलग अलग क्रॉप के लिए वाटर रिक्वायरमेंट दे रखी है। पेडी के लिए जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो है 900 से लेकर 2500 mm, 900 टू 2500 mm। ड्यूरेशन, कम ड्यूरेशन में सबसे ज्यादा वाटर रिक्वायरमेंट इसी की होती है। कम ड्यूरेशन में सबसे ज्यादा जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो पेडी की होती है, कम ड्यूरेशन में। वैसे ऑल ओवर देखें तो ऑल ओवर सबसे ज्यादा जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो शुगर केन के अंदर होती है। सबसे ज्यादा वाटर रिक्वायरमेंट वाली जो क्रॉप है वो कौन सी है? शुगर केन है। कितनी होती है? 1500 टू 2500 mm तक होती है, यानी 1500 से 2500 mm होती है। यह है एग्रोनॉमी क्रॉप की बात। अगर फ्रूट क्रॉप पे बात करें तो सबसे ज्यादा जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो बनाना की होती है। सबसे ज्यादा जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो बनाना की होती है। कितनी होती है? 1800 टू 2500 तक होती है, यानी 1800 से लेकर 2500 mm तक वाटर रिक्वायरमेंट। अब क्वेश्चन आ जाए हाईएस्ट वाटर रिक्वायरमेंट, तो एग्रोनॉमी क्रॉप के साथ कभी भी फ्रूट का एग्जांपल नहीं आएगा। तो उस समय सबसे ज्यादा होगा शुगर केन फर्स्ट पोजीशन पे, और सेकंड पोजीशन पे किसका होगा? पेडी। अब बात आ जाए कि मतलब जो ड्यूरेशन के हिसाब से लो ड्यूरेशन में वाटर रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा किसकी होगी? फिर पैडी की होगी। और फ्रूट जो क्रॉप है उनमें सबसे ज्यादा जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो हमेशा किसकी होती है? बनाना की। जो फ्रूट क्रॉप है उनमें सबसे ज्यादा जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो हमेशा बनाना की होती है। व्हीट में वाटर रिक्वायरमेंट 450 टू 650 तक होती है, mm में होगी सबकी। सोरगम में 450 टू 650, मेज में 500 टू 800, ग्राउंडनट में 500 टू 700, कॉटन के अंदर 700 टू 1300, सोयाबीन में 450 टू 700, टोबैको में 400 टू 600, टोमेटो में 600 टू 800, पोटैटो में 500 टू 700, अनियन में 500 टू 600, चिल्ली के अंदर 500, सनफ्लावर में 350 टू 500, केस्टर में 500, बीन के अंदर 300 टू 500, कैबेज में 380 टू 500, पी के अंदर 350 टू 500, सिट्रस में 900 टू 1200, और पाइनएप्पल के अंदर 700 टू 1000 mm, और रेपसीड मस्टर्ड के अंदर 400 टू 450 mm, और ग्रेप्स में 500 टू 1200 mm होती है। तो ये डिफरेंट क्रॉप की, वेरियस क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट है।
अब मान लो कोई भी क्रॉप है, जैसे टोमेटो है, टोमेटो की वाटर रिक्वायरमेंट है 600 टू 800, मीन वैल्यू निकाल लेते हैं। मीन वैल्यू कितनी आएगी? 700 mm। 700 mm का मतलब क्या होगा? 700 mm का मतलब देखो 1 mm अगर 1 हेक्टर में पानी होता है तो 10,000 होता है, तो 700 mm का मतलब कितना हो जाएगा? 700 से मल्टीप्लाई आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा यहां पे? 70 लाख लीटर चाहिए। टमाटर की 1 हेक्टर फसल को पकाने के लिए उसके पूरे जीवन काल में कितना पानी चाहिए? 70 लाख लीटर पानी अपने को देना पड़ेगा। तो इस तरह से अपने वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो कैलकुलेट कर ली जाती है। नेक्स्ट अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही, वाटर रिक्वायरमेंट पे सबसे ज्यादा अपने फोकस किया था। अगले लेक्चर के अंदर अपने डिस्कस करेंगे मूवमेंट ऑफ वाटर, उसके अलावा व्हेन इरिगेशन कब देना है, ठीक है, उसके अलावा मेथड ऑफ इरिगेशन, ठीक है। तो अगले लेक्चर के लिए हमारे पास जो वाटर रिक्वायरमेंट और इरिगेशन का जो टॉपिक होगा वो कौन सा होगा? वाटर मूवमेंट इन सॉइल, और उसके अलावा इरिगेशन मेथड, ठीक है, और उसके अलावा व्हेन टू अप्लाई इरिगेशन, यानी इरिगेशन अपने को कब देना है। इन 3 पॉइंट पे अपने अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये एक तरह से अपना यहाँ पे वाटर रिक्वायरमेंट का पार्ट है वो इसमें कंप्लीट हुआ है। आप किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी जो वेबसाइट है ऑनलाइन एग्रीकल्चर, या फिर जो हमारा एप्लीकेशन है ऑनलाइन एग्रीकल्चर, गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और सभी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। हाँ, सभी कोर्स पेड है, लेकिन यहाँ पे ये एक अपना डेमो टाइप भी क्लास हो गया, जिससे आपको आइडिया हो गया कि जो टीचिंग लेवल है या हमारी जो क्लास का पैटर्न है वो किस तरह का है। तो आज ही आप विजिट करिए www.onlineagriculture.org, या फिर आज ही आप अपने गूगल प्ले स्टोर से ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन डाउनलोड करके किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप घर बैठे इस ऐप पर या इस वेबसाइट पर तैयारी कर सकते हैं। और फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। आपके सामने ये नंबर है। थैंक यू।